अध्याय 13 यहाँ पे देखिए अध्याय 13 आपको यहाँ पर है। अब ये आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको ये खंड 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खंड 3 अध्याय 13 साइबर सुरक्षा के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसका ये पार्ट 1 होगा। तो इस अध्याय में आपको सबसे पहला टॉपिक आपके यहाँ पर है आइए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो आपको यहाँ पर टॉपिक है वो आपको है, इसमें आपको यहाँ पर है क्या कि साइबर सुरक्षा और संबंधित मुद्दे देखिए, साइबर सुरक्षा और संबंधित मुद्दे देखिए, साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स रिलेटेड इशूज। तो साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स रिलेटेड इशूज यहाँ पर देखिए, पहला 13.1 देखिए साइबर क्राइम देखिए, पहले आपको यहाँ पर देखिए साइबर क्राइम देखिए, कोई भी अपराध जिसमें देखिए, कोई भी अपराध जिसमें कोई कंप्यूटर या नेटवर्क शामिल हो, साइबर क्राइम का तो कोई भी अपराध कहा जाता है। कंप्यूटर की सहायक भूमिका भी हो सकती है और नहीं भी। साइबर क्राइम में देखिए, साइबर क्राइम में निम्न गतिविधियां शामिल होती है: हैकिंग, स्पैम, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अश्लील या अपमानजनक सामग्री उत्पीड़न, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध आदि। देखिए इसमें देखिए प्राय चाइल्ड ग्रूमिंग गोपनीयता का, इसमें प्रमुख मुद्दा गोपनीयता किया जा सकता है, क्योंकि गुप्त सूचना साइबर अपराध नियंत्रण के मापदंड, भारत में साइबर अपराध नियंत्रण के मापदंड यहाँ देखिए, भारत में साइबर अपराध नियंत्रण के मापदंड देखिए, मेजर्स MEASURES, मेजर्स टू कंट्रोल साइबर क्राइम इन इंडिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 भारत में साइबर अपराध से निपटने का वैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए संवैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संबंधित साइबर अपराध के प्रावधान ओरिजिनल एक्ट 2000 द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2000 में है। कई प्रकार के कंप्यूटर क्राइम, दुरुपयोग तथा धोखाधड़ी से निपटने के वैधानिक फ्रेमवर्क में सुधार करके इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। कई नए प्रकार यहाँ पर आपको कई नए प्रकार के कंप्यूटर क्राइम दुरुपयोग तथा धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क में सुधार करके इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, नए प्रकार के साइबर अपराध जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यौन सामग्री, वीडियो, आतंकवाद, गोपनीयता को भेदना, मध्यस्थ द्वारा डाटा लीक करना तथा ई कॉमर्स धोखाधड़ी से निपटने के लिए संशोधित एक्ट 2008 को प्रभाव में लाया गया। देखिए सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रयासों में R&D द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का अपनाया जाना भी आपको शामिल है। इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास तथा अनुसंधान हेतु कई R&D प्रोजेक्ट आरंभ किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी देखिए, पहला यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक है 13.1 का। देखिए साइबर सुरक्षा की मूल बात है, देखिए बेसिक्स ऑफ साइबर टेक सिक्योरिटी। वे प्रक्रिया तंत्र साइबर सुरक्षा में शामिल किए जाते हैं जो आपराधिकृत साइबर आतंकवाद, डाटा चोरी आदि सुरक्षा इसमें अ, इसमें इन इसमें इन्हें रोकने के लिए मानकों का निर्माण किया जाता था। इनसे प्रभावित कंप्यूटर या अन्य उपकरण के लिए समाधान खोजा जाता है।
इन्हें रोकने के लिए मानकों का निर्माण किया जाता है। इनसे प्रभावित कंप्यूटर या अन्य उपकरण के लिए समाधान हो जाता है। साइबर सुरक्षा, देखिए साइबर सुरक्षा कंपनियां वायरस के संक्रमण को करती होती फायरवॉल। आगे यहाँ है अब देखते हुए साइबर सुरक्षा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। साइबर सुरक्षा की कमियां सरकार, व्यवसाय तथा कंप्यूटर को इन चुनौतियों के प्रति सुदृढ़ बनाती है। वैश्विक स्तर पर नए वायरस व्यवसाय को अपंग बनाते हुए प्रतिदिन अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। साइबर सुरक्षा केवल व्यक्तिगत या व्यवसाय का मुद्दा ना होकर सरकार का भी विषय है, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम रखती है। उदाहरण आते हैं। अब देखिए, यदि सैन्य उपयोग के कंप्यूटरों को हैकिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान न की जाए, यदि सैन्य उपयोग के उपकरणों को सॉरी यदि सैन्य उपयोग के कंप्यूटरों को हैकिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान न की जाए तो दुश्मन देश संवेदनशील सूचनाओं को चुरा सकता है। अब पहले देखिए, आपको यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, भारत में आईटी उद्योग के बढ़ते प्रचलन, सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों के प्रयोग, विशेष रूप से ई गवर्नेंस तथा निजी कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण विषय है। साइबर सुरक्षा आपको अति महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भारत में साइबर सुरक्षा का वैधानिक फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है। भारत में साइबर सुरक्षा का वैधानिक फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ISTF इंटर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क फोर्स की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की है, जो भारत में सूचना सुरक्षा की चुनौतियों तथा इनसे संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालता है। टास्क फोर्स साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का अध्ययन तथा उन पर विचार करता है तथा अनुशंसाएं करता है। ISTF के अनुशंसाओं पर देखिए, ISTF के अनुशंसाओं पर विचार करते हुए सरकार द्वारा निम्न पहल की गई। पहला, सरकार ने साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ICERT का मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की स्थापना की। सरकार ने साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ICERT पब्लिक की तीसरा, आईटी एक्ट के क्रियान्वयन में सहायता हेतु तथा डिजिटल हस्ताक्षर को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई। चौथा, भारत सरकार द्वारा देश में मुख्य शैक्षणिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की स्थापना R&D गतिविधियों की सहायता हेतु की गई। भारत सरकार द्वारा देश में मुख्य शैक्षणिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों की स्थापना R&D गतिविधियों की सहायता हेतु की गई। तो भारत सरकार द्वारा देश में मुख्य शैक्षणिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की स्थापना R&D गतिविधियों की सहायता हेतु की गई। पांचवा देखिए, गवर्नमेंट साइबर स्पेस तथा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। तो गवर्नमेंट साइबर स्पेस तथा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। छठा यहाँ पर देखिए क्या है, साइबर एक दीर्घकालीन समग्र रणनीतिक दृष्टिकोण को अपना रहा है। इस दृष्टिकोण में R&D वैधानिक फ्रेमवर्क सुरक्षा घटनाओं की पूर्व चेतावनी तथा प्रतिक्रिया, उत्तम सुरक्षा अनुपात सुनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोगिता सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल। साइबर अटैक, देखिए साइबर अटैक तथा साइबर टेररिज्म। साइबर अटैक तथा साइबर टेररिज्म से निपटने के काउंटर साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म हेतु देखिए छः में आपको साइबर एक दीर्घकालीन संलग्न रणनीतिक दृष्टिकोण को अपना रहा है। इस दृष्टिकोण में R&D, वैधानिक फ्रेमवर्क, सुरक्षा घटनाओं की पूर्व चेतावनी तथा प्रतिक्रिया, उत्तम सुरक्षा अनुपालन तथा सुनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल है। साइबर अटैक तथा साइबर टेररिज्म से निपटने के तथा काउंटर साइबर अटैक एवं काउंटर साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म हेतु 2010 में क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया गया। इसे केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अब अगला टॉपिक है साइबर है। यह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा एविडेंस फाइल को देखने तथा विश्लेषित करने के उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर तथा डिजिटल स्टोरेज से वैध एविडेंस प्राप्त करने संबंधी फोरेंसिक साइंस की एक ब्रांच को कंप्यूटर फोरेंसिक्स के रूप में जाना जाता है। आपको आगे अगला टॉपिक है साइबर आतंकवाद के साइबर टेररिज्म में हम समझिए क्या होता है। देखिए साइबर आतंकवाद की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ साइबर टेररिज्म में हम देखिए साइबर आतंकवाद कंप्यूटर नेटवर्क विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े निजी कंप्यूटर को व्यापक स्तर पर बाधित करने के इच्छित प्रयास को परिभाषित करता है। साइबर आतंकवाद कंप्यूटर नेटवर्क विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े निजी कंप्यूटर को व्यापक स्तर पर बाधित करने के लिए इच्छित प्रयास को परिभाषित करता है। यह कुछ टूल्स देखिए साइबर आतंकवाद विवादित विषय। कुछ लेखक ज्ञात आतंकवादी संगठनों से संबंधित रिलेटिंग टू डिप्लॉयमेंट संकीर्ण परिभाषा का चयन करते हैं। इस संकीर्ण परिभाषा के अनुसार साइबर आतंकवाद की घटनाओं को पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए एक सामान्य परिभाषा को स्वीकार करते हैं। सामाजिक वैचारिक धार्मिक राजनीतिक या अन्य रूप से नुकसान पहुंचाने या किसी व्यक्ति को भयभीत करने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित देखिए आपके यहाँ पर सामाजिक वैचारिक धार्मिक राजनीतिक या अन्य रूप से नुकसान पहुंचाने या किसी व्यक्ति को भयभीत करने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित नुकसानदायक गतिविधियों को धमकी का प्रयोग कंप्यूटर या नेटवर्क के जरिए करना साइबर आतंकवाद है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। सामाजिक वैचारिक धार्मिक राजनीतिक या अन्य रूप से नुकसान पहुंचाने या किसी व्यक्ति को भयभीत करने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित नुकसानदायक गतिविधियों या धमकी का प्रयोग कंप्यूटर या नेटवर्क के जरिए साइबर आतंकवाद है। अब इसका रूप देखिए। साइबर आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं। पहला हम देखिए क्या, इंटरनेट पर आतंकी विचारों का प्रयास, इंटरनेट पर आतंकी विचारों का प्रसार। देखिए भौतिक आतंकी आक्रमण का अंतिम उद्देश्य कुछ लक्षित लोगों को भयभीत करना होता है। इसमें लोगों में डर की भावना फैलाने के साथ मीडिया का पर्याप्त ध्यान आकर्षित करना सफल आतंकी हमले के महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेट मीडिया का एक भाग है जो आतंकवादियों द्वारा डर फैलाने, आतंकी विचारधारा के प्रचार प्रसार, आतंकी गतिविधियों को संसार विभिन्न भागों के आतंकियों से जोड़कर संगठित करना आदि। आतंकी गतिविधियों को संसार विभिन्न भागों के आतंकियों से जोड़कर संगठित करना आदि। फिर आपको आगे यहाँ देखिए निजता। आपको दूसरा देखिए आपको निजता का हनन देखिए। इंटरनेट या कंप्यूटर पर बहुत सी निजी सूचनाएं होती है, जैसे पासवर्ड एनक्रिप्शन की हो गया, इमेज और वीडियो संवेदनशील फाइल आदि। साइबर आतंकी इन्हें चुरा सकता है या इनके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। गोपनीयता का अधिकार साइबर के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन जीने के अधिकार का भाग है। गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन जीने के अधिकार का भाग है। सूचना तकनीक एक्ट 2000 के विभिन्न प्रावधान सूचना तकनीक एक्ट 2000 के विभिन्न प्रावधान नागरिकों के ऑनलाइन गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण करते हैं। अब तीसरा आपका सरकारी संपत्तियों पर हमला। सरकारी संपत्तियों पर हमला देखिए। यहाँ पर
सरकार व्यापक डाटाबेस तथा बड़ी संख्या में कंप्यूटर का अनुरक्षण मेंटेन करती है जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये इन है देखिए, ये इन हमलों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जैसे संवेदनशील सरकारी सूचना की चोरी, सरकार की महत्वपूर्ण राज जिसमें रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल है। सरकारी सरकारी अधिकारियों के पासवर्ड या अन्य निजी सूचनाएं अवांछित रूप से प्राप्त करना आदि। ई गवर्नेंस सिस्टम देखिए आप, ई गवर्नेंस सिस्टम को हैक किया जा सकता है और नुकसान पहुंचाया जा सकता है जो सरकार की दैनिक गतिविधियों के लिए खतरनाक तथा समान लोगों के लिए आपको असुविधाजनक हो सकता है। इसके साथ साइबर आतंकवादी द्वारा कंप्यूटर या निजी कंपनी या व्यक्तिगत नेटवर्क पर हमला किया जा सकता है। आपको अगला टॉपिक यहाँ देखिए, वितरित किए गए सेवा हमले का इनकार, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए साइबर आतंकवादी कैपिटल डी स्मॉल डी ओ एस DDoS तकनीकी का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम तथा सरकार, सशस्त्र बलों और व्यवसायों को अत्यधिक बोझ युक्त ओवरलोड बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें सर्वर पर बहुत बड़ी मात्रा में वेब रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो सर्वर को ओवरलोड कर देती है, जो अंत उनके विनिष्ट होने का कारण बनती है। इसका परिणाम गंभीर नुकसान के रूप में होता है। ये सरकार तथा इनकी एजेंसियों को व्यापक वित्तीय तथा रणनीतिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये सरकार तथा इनकी एजेंसियों को व्यापक वित्तीय तथा रणनीतिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपको आगे यहाँ देखिए, साइबर आतंकवाद का मुकाबला कम्बेटिंग साइबर टेररिज्म में। देखिए भारतीय सूचना तकनीक एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, निजता हनन, सूचना चोरी, DDoS हमले, नेटवर्क का नुकसान या बाधा से जुड़े कानून प्रदान करता है। 2004 में स्थापित काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम कंप्यूटर अपराधों के विरुद्ध कार्य करने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विसंधि है। 2004 में स्थापित काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम कंप्यूटर अपराधों के विरुद्ध कार्य करने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब के साइबर युद्ध, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं साइबर वारफेयर, देखिए आपको साइबर वारफेयर देखिए यहाँ पे WARFARE साइबर वारफेयर FARE। देखिए साइबर युद्ध की मूल बात है, देखिए बेसिक ऑफ साइबर वारफेयर। देखिए राजनीतिक रूप से प्रेरित हैकर नुकसान करने या जासूसी के उद्देश्य से साइबर युद्ध को अंजाम देते हैं। सूचना युद्ध होने के कारण इसे कई बार परंपरागत युद्ध के समान देखा जा सकता है। यद्यपि यह समानता शुद्धता तथा राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से भिन्न होता है। इस प्रकार साइबर युद्ध को किसी राज्य नेशन स्टेट द्वारा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के कंप्यूटर या नेटवर्क में सेंधमारी करने के रूप में परिभाषित करते हैं। साइबर युद्ध को युद्ध का पांचवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो कि उतना ही विकट होता है जितना आकाश, भूमि, समुद्र तथा अंतरिक्ष में सैन्य युद्ध होते हैं। इसके बढ़ते खतरे के बावजूद यह न्यूनतम किया जाने वाला युद्ध है। देखिए इसके बढ़ते खतरे के बावजूद यह न्यूनतम किया जाने वाला युद्ध है। इसलिए इसे अब तक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में अमेरिका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। इसके बाद अमेरिका के सैन्य नेटवर्क की सुरक्षा तथा अन्य देशों के सिस्टम से हमले को रोकने के लिए मई 2010 में पेंटागन नई यूएस साइबर की स्थापना की। यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी एक साइबर सुरक्षा तथा ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई। आपको फिर आगे यहाँ पर देखिए साइबर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के खतरे। आपको अगला टॉपिक है साइबर युद्ध के विभिन्न प्रकार के खतरे। देखिए साइबर वारफेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थ्रेट। साइबर युद्ध के विभिन्न प्रकार के खतरे यहाँ देखिए, साइबर वारफेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थ्रेट्स। यहाँ देखिए पहला देखिए साइबर जासूसी। इसमें सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक फायदा लेने के व्यक्तिगत कंप्यूटर संबंधी विरोधियों की समूह, सरकार या दुश्मनों
दुश्मनों की गुप्त सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल की जाती है। अब यहाँ जासूसी देखिए, साइबर जासूसी की पढ़ा आपको यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, इसमें सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक फायदा लेने के व्यक्तिगत कंप्यूटर संबंधी विरोधियों की समूह, सरकार या दुश्मनों की गुप्त सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल की जाती है। दूसरा देखिए, साइबर दहशत। इसमें प्रायः दुश्मन की वेबसाइट हैक करना तथा वेब पेज निरूपित करना या दुष्प्रचार के संदेश फैलाना शामिल होते हैं। अब दूसरा यहाँ देखिए, DDoS समूह द्वारा जो इंटरनेट सेवा साइट बाधित करता है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जो इंटरनेट सेवा साइट बाधित करता है, कंप्यूटर सेवा को उपयोग में न लाने जाने योग्य बना दिया जाता है। साइबर वारफेयर में डीडीओएस का मतलब होता है डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, डी से डिनायल, ओ ऑफ ओस ऑफ एस सर्विस से, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस से अटैक मुख्यतः शामिल किया जाता है, जो सरकार या अन्य सैन्य वेबसाइट को निशाना बनाते हैं। उपकरणों का उपयोग करने वाली सैन्य गतिविधियां प्राय उपकरणों के बाधित होने के जोखिम से युक्त होती है। ऊर्जा, जल, ईंधन, संचार और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी इस जोखिम से युक्त होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित होते जा रहे हैं। विशेष रूप से पावर ट्रांसमिशन तथा मोबाइल से टेलीफोन सिस्टम साइबर युद्ध के प्रति संवेदनशील होते। इससे बाधा उत्पन्न करना या कुछ परिवर्तन कर देना संचार एवं व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। साइबर हमले से तथा संचार सेवा रुकने से अर्थव्यवस्था में आपको विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। साइबर हमले से ऊर्जा तथा संचार सेवा रुकने से अर्थव्यवस्था में विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो सैन्य हमले के समान विचलित कर सकता है या राष्ट्रीय संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। अब आगे यहाँ देखिए, साइबर युद्ध और भारत। देखिए, साइबर वारफेयर एंड इंडिया। देखिए, भारत की कमियाँ। भारत की जो कमियाँ हैं, देखिए, इंडियाज वुलनेबिलिटी। यहाँ पे वुलनेबिलिटी देखिए, VULNERABILITY। देखिए, वर्तमान साइबर हमले राजनीतिक विवाद के समान है, जिसके संदर्भ विशेषज्ञ द्वारा साइबर शीत युद्ध की चेतावनी दी जा सकती है। यह कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में साइबर हमले भविष्य के युद्ध के पूर्ववर्ती होते हैं। सरकारी तंत्र में वाइड एरिया नेटवर्क की तीव्र वृद्धि होने से भारत इनके प्रति अधिक सुभेद है, क्योंकि भारत ने 25 मिशन ई गवर्नेंस मोड इलेक्ट्रिक ग्रिड, सेल फोन, तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से में जुड़े हुए हैं। यह खतरा निजी उद्योगों में विशेष रूप से बैंकिंग तथा फाइनेंस सेक्टर में बड़ी मात्रा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने से अधिक है। अब देखिए, प्रतिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स। भारत के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने वाली प्रमुख एजेंसी सूचना तकनीक विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम NCERT है। यह अपने कार्य सरकारी सेवा प्रदाता नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से करती है। साइबर युद्ध को समर्पित समूह डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA तथा भारत की तकनीकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में काम करते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में एक अभेद्य तथा सुरक्षित वाइड एरिया नेटवर्क की घोषणा की, जो केवल सेना के लिए ही स्थापित है। सेना की अपनी एक साइबर सुरक्षा नीति, एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT था। इसका स्वयं का साइबर ऑडिट प्रोसेस है, जो साइबर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
अब आगे आपके यहाँ के भारत की देखिए, भारत की साइबर युद्ध क्षमता में कमियाँ, भारत की साइबर युद्ध क्षमता में कमियाँ। शॉर्ट कमिंग्स एग्जिस्ट इन इंडिया साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज। पहला देखिए, पहला आपको समर्पित साइबर युद्ध समूह जो DIA एवं NTRO में कार्य करते हैं, केवल ऑफेंसिव साइबर वारफेयर पर कार्य करते हैं, ना कि साइबर हमले के विरुद्ध रक्षा में। नट विद डिफेंडिंग अगेंस्ट साइबर अटैक्स। दूसरा देखिए, भारत ऑफेंसिव साइबर वारफेयर में 5 करोड़ रुपए से भी कम राशि खर्च करता है। भारत ऑफेंसिव साइबर वारफेयर में 5 करोड़ रुपए से भी कम राशि खर्च करता है, ये बहुत कम है। दूसरी तरफ चीन का इन संबंध वार्षिक बजट $55 मिलियन का है तथा हजारों हैकर तैनात है। अमेरिका एवं कुछ यूरोपियन देश भी इसमें बहुत आगे हैं। तीसरा, भारत काउंटर अटैक भारत देखिए भारत दू- तीसरा है कि भारत काउंटर अटैक करने में समर्थ नहीं है, जबकि कुछ देश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम किलिन एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम किलिन KYLIN किलिन चीन द्वारा इन हैकरों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही चीन एक सुरक्षित माइक्रो प्रोसेसर का भी विकास किया है। यह माइक्रो प्रोसेसर अमेरिका की चिप से अलग है। ये अमेरिकी चिप की भारत के अधिकांश कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। ये अमेरिकी चिप ही भारत के अधिकांश कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। ये माइक्रो प्रोसेसर किसी बाहरी घुसपैठ के विरुद्ध सुरक्षित माने जा रही है। प्रोसेसर किसी बाहरी घुसपैठ के विरुद्ध सुरक्षित माने जा रहे हैं। अब चौथा यहाँ IT सुपर पावर होने के बावजूद भारत सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए पूर्णतः बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। यहाँ तक कि सभी एंटीवायरस प्रोग्राम नेशनल प्रोटोकॉल लेकिन नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा नेटवर्क हार्डवेयर के उपकरणों के लिए भी बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है। ये सुभेद ऑपरेटिंग सिस्टम DDoS अटैक के शिकार हो सकते हैं। अब देखिए साइबर सुरक्षा के दीर्घकालिक उपाय जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स इन साइबर सिक्योरिटी। एक समर्पित साइबर सुरक्षा संगठन जिसके स्टाफ में पुलिस तथा सशस्त्र बल के कर्मचारी होता है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के एक राजनीतिक के विकास की पहल करे। एक समर्पित साइबर सुरक्षा संगठन जिसके स्टाफ में पुलिस तथा सशस्त्र बल के कर्मचारी होता है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए एक राजनीतिक के विकास की पहल करे। अब यहाँ देखिए साइबर युद्ध के बजट को बढ़ाना था, अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति। तीसरा, देश की विभिन्न कानून प्रवर्तनकारी एजेंसी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs तथा उच्च क्षमतायुक्त अनुसंधानकर्ता के मध्य साइबर अपराध के विरुद्ध समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना की जाए। देश की विभिन्न कानून प्रवर्तनकारी एजेंसी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs तथा उच्च क्षमतायुक्त अनुसंधानकर्ताओं के मध्य साइबर अपराध के विरुद्ध समन्वित प्रतिक्रिया के एक राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना की जाए। 4, सरकार में व्यापक स्तर पर सूचना सुरक्षा की जांच होता। निजी क्षेत्र को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। कमियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा कमियों की पहचान की जाता है। इसकी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रभावी उपाय किए जाए। 5 में आपको देखिए क्या कि स्वदेशी तथा सुरक्षित माइक्रो प्रोसेसर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रोसेसर का निर्माण किया जाए कि अधिकतम कंप्यूटरों में इसका उपयोग हो तथा भारत में कंप्यूटरों को साइबर हमलों के विरुद्ध अधिक प्रतिरोधी बनाया जा सके। कि 6 में देखिए सरकारी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का विकास करना चाहिए, जो सभी प्रकार विभागों में कार्यान्वित की जाए। अब सरकारी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का विकास करना चाहिए, जो सभी प्रकार के विभागों में कार्यान्वित की जाए। मई 2010 में भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए कई मानकों का निर्धारण किया। पहला, विदेशी सॉफ्टवेयर विक्रेता पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो ओपन सोर्स निर्माण तथा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास हेतु योजना निर्माण करेगी।
सरकार ने साइबर हमलों के विरुद्ध एक संकट प्रबंधन प्लान क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थापना की, जिसे सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। अगस्त 2010 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने निम्न कदम उठाए। अगस्त 2010 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने निम्न कदम उठाए। पहला यहाँ देखिए क्या कि एक साइबर वारफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की एक छोटी सेना जासूसी के लिए तैनात होगी, जिसका उद्देश्य दुश्मन देशों के कंप्यूटरों को हैक करके महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना होगा। इस प्रोजेक्ट को साइन अप करने वाले IT वर्करों तथा एथिकल हैकरों को कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा, इसके अनुसार साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के निर्माण का उत्तरदायित्व नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO तथा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIE का होगा। इसके अन्य प्लान में साइबर कवच को अधिक मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ाना है। इसके अन्य प्लान में साइबर कवच को अधिक मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ाना है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि विभागों द्वारा स्पाईवेयर हेतु उपयोग में लिए जा रहे सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की जांच हेतु एक नेशनल टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह भारत के कंप्यूटरों को होने वाले खतरों से बचाएगा। चौथा देखिए, NSA ने DRDO तथा DIA से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कहा है। ये बम देश में वायरलेस सिग्नल को बाधित कर सकते हैं। NSA के निर्देशानुसार DIA ने ट्रांजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इमिनेशंस स्टैंडर्ड को मजबूत किया है। इसे सैन्य भाषा में TEMPEST कहा जाता है। TEMPEST को मजबूत किए जाने से रक्षा एजेंसियों द्वारा डाटा ट्रांसफर किए जाने में बाधाओं की संभावना कम होगी। फिर आपको यहाँ पर देखिए पाँचवा कदम NT तथा शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को HRD तथा IT मंत्रालयों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निर्देशों के बाद शामिल किया गया। NTS तथा शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को HRD तथा IT मंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निर्देशों के बाद शामिल किया गया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। पहला देखिए, एक सुरक्षित तथा लचीली साइबर स्पेस का निर्माण। एक सुरक्षित तथा लचीली साइबर स्पेस का निर्माण। दूसरा, एक सुरक्षित तथा सुरक्षित साइबर पर्यटन। एक सुरक्षित तथा सुरक्षित साइबर पर्यटन तथा IT ट्रांजैक्शन में विश्वास उत्पन्न करना। आपके यहाँ का एक सुरक्षित तथा संरक्षित साइबर पर्यटन तथा IT ट्रांजैक्शन में विश्वास उत्पन्न करना। 24/7 आधार पर एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। 24/7 आधार पर एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC का निर्माण करना। सूचना तथा संचार तकनीकी आधारित सभी उत्पादों का परीक्षण करना, उन्हें प्रमाणित कर। सूचना तथा संचार तकनीकी आधारित सभी उत्पादों का परीक्षण तथा उन्हें प्रमाणित करना। ICT देखिए, ICT क्षेत्र में 5 लाख पेशेवर कार्यबल का सृजन करना। ICT क्षेत्र में 5 लाख पेशेवर कार्यबल का सृजन करना। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ देखिए साइबर क्राइम समन्वय केंद्र। देखिए यहाँ पर साइबर क्राइम समन्वय केंद्र। यहाँ पर देखिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। देखिए I4C का हाल ही में सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। I4C को स्थापित करने की योजना को व्यापक और संयमित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के अक्टूबर 2018 मंजूरी दी गई थी।
अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। देखिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में देखिए यह एमएचए गृह मंत्रालय के नवनिर्मित साइबर और सूचना सुरक्षा CIS प्रभाग के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि इसके 7 घटक है। पहला देखिए नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट। दूसरा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण के राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। देखिए चौथा साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। पांचवा देखिए राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। छठा देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी। सातवां देखिए आप क्या कि संयुक्त साइबर अपराध जांच दर के लिए मंच, संयुक्त साइबर अपराध जांच दर के लिए मंच, प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर सुरक्षा को केंद्रीकृत करने में निजी कंपनियों को साथ लेकर आएगा। बिंदु के रूप में कार्य करेगा। LEAS देखिए आप LE स्मॉल एस देखिए आप LEA स्मॉल एस की अनुसंधान समस्या जरूरतों को पहचानने और भारत और विदेश में अकादमिक अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से नई प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक उपकरणों को विकसित करने में R&D गतिविधियों को अपनाना। आपके चरमपंथी और आतंकवादी समूहों के कारण आगे बढ़ते साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकना। का संशोधन का सुझाव दे। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको फिर अगला पॉइंट MHA से देखिए MHA में संबंधित नोडल प्राधिकरण के परामर्श से साइबर अपराध से संबंधित अन्य देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियाँ MLAT देखिए MLAT का कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए। फिर आपको आगे देखिए आपको निगरानी की आवश्यकता है। आपकी बार इसको फिर से पढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से देखते हैं आपको MHA को। देखिए इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं क्या कि MHA में संबंधित नोडल प्राधिकरण के परामर्श से साइबर अपराध से संबंधित अन्य देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियों MLAT के कार्यान्वयन में से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या आपको आगे यहाँ पर आवश्यकता देखिए एशिया देखिए निगरानी का आवश्यकता पॉइंट देखिए एशिया सबसे अधिक साइबर हमलावरों द्वारा लक्षित क्षेत्र। देखिए एशिया सबसे अधिक साइबर हमलावरों द्वारा लक्षित क्षेत्र है, जिसके परिणाम से महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हुआ है। चूंकि यह क्षेत्र वैश्विक आर्थिक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसे में इन साइबर खतरों को करते वर्तमान में भारत में 460 मिलियन से अधिक लोग वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिससे वे ऑनलाइन अपराध हैं जिनमें अवांछित व्यक्ति और संगठित सिंडिकेट शामिल है के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। अब देखिए आगे का रास्ता सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का रोडमैप तैयार करने, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, पहचान की चोरी, डार्क नेट ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन कठिनता और साइबर आतंकवाद जैसे नए पुराने अपराधों से लड़ने में मदद करने के लिए IIT सहित प्रमुख सार्वजनिक और निजी संस्थानों के IT विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
अब आपको आगे देखिए ब्लॉकचेन तकनीक देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए ब्लॉकचेन डिजिटल रूप से प्रमाणित लेन देन का ऑनलाइन पंजीकरण होता है जो ब्लॉक लूप में एनकोड किया हुआ इस इनमें से प्रत्येक एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ये देखिए ये एक नई डेटा संरचना है जो जो सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी आधारित है और एक नेटवर्क में वितरित की जाती है। यह तकनीक आपको बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी और किसी भी डाटा या डिजिटल एसेट के हस्तांतरण का समर्थन करती है। बिटकॉइन के नेतृत्व में ब्लॉकचेन वितरित आम सहमति प्राप्त करते हैं देखिए जिससे लेनदेन के केंद्रीकृत प्राधिकार की आवश्यकता के बिना डिजिटल वस्तुओं के हस्तांतरण की अनुमति होती है। जिससे संचालित होता है इसको देखिए ये कैसे संचालित होता है। पहला पॉइंट है यह प्रौद्योगिकी गुमनाम और सुरक्षित सहकर्मी तुरंत और प्रतिरोध रहित होने की अनुमति देती है। अब यहाँ देखिए यह बड़े मध्यस्थों से एक बड़े वैश्विक नेटवर्क पर भरोसा वितरित करके ऐसा करता है। यह बड़े मध्यस्थों से एक बड़े वैश्विक नेटवर्क पर भरोसा वितरित करके ऐसा करता है जो बड़े पैमाने पर सहयोग कोड और क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नेटवर्क पर कभी भी होने वाले हर लेनदेन की छेड़छाड़ सबूत आपको सार्वजनिक करता है। देखिए आपको तीसरा एक ब्लॉकचेन का वर्तमान हिस्सा है। एक ब्लॉकचेन का वर्तमान हिस्सा है जो हाल के कुछ लेनदेन को रिकॉर्ड करता है और एक बार पूरा होने पर ब्लॉकचेन में अस्थायी डेटाबेस के रूप में जाता है। अब हर बार एक ब्लॉक पूरा हो जाता है एक नया ब्लॉक उत्पन्न होता है। ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक श्रृंखला की तरह उचित रेखा कालानुक्रमिक क्रम में प्रत्येक ब्लॉक के साथ पिछले ब्लॉक का एक हैश होता है। अब आगे यहाँ पर देखिए कि आगे आपके यहाँ पर क्या ब्लॉकचेन अब आगे देखिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभ यहाँ देखिए एक सार्वजनिक खाता वही प्रणाली के रूप में ब्लॉकचेन रिकॉर्ड करता है और किए गए प्रत्येक लेनदेन को मान्य करता है जो सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है जो इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। दूसरा देखिए किए गए सभी लेनदेन खनन करता हूँ तो अधिकृत होते हैं किए गए सभी लेनदेन खननकर्ताओं द्वारा अधिकृत होते हैं जो लेनदेन को अपरिवर्तनीय बनाता है और हैकिंग के खतरों से बचाता है। तीसरा ब्लॉकचेन तकनीक सहकर्मी किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय तकनीक के विकेंद्रीकरण की अनुमति अब आगे देखिए किए गए सभी लेनदेन की पुष्टि खनी को माइनर्स द्वारा की जाती है जो इन्हें पूर्ण बनाता है और हैकिंग के खतरे से बचाता है। ब्लॉकचेन तकनीक सहभागी पीर टू पीर लेनदेन हेतु किसी भी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकताओं को नकार देती है। फिर देखिए यह तकनीक आपको विकेंद्रीकरण को शामिल करती है। आपके लोक प्रशासन में आपको ब्लॉकचेन का उपयोग देखिए यहाँ पर यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए ब्लॉकचेन में लोक सेवा प्रदायगी ब्लॉकचेन में आपको लोक सेवा प्रदायगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई पर्याप्त नागरिक मूल्य सृजित करने का अनुकूलन की संभावना है। ब्लॉकचेन में लोक सेवा
तो ब्लॉकचेन अप्रदायगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई तथा पर्याप्त नागरिक मूल्य सृजित करने के अनुकूलन की संभावनाएं आपको है। अब यहाँ देखिए ब्लॉकचेन एक कुशलता लागत प्रभावी डेटाबेस का निर्माण करता है। ब्लॉकचेन एक कुशलता लागत प्रभावी डेटाबेस का निर्माण करती है, जो एक परिक्रमित तथा विकेंद्रीकृत जो एक परिक्रमित तथा विकेंद्रित डाटाबेस संबंधित सभी कार्यों तथा फाइल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइल, मतलब ब्लॉक्स का शुद्ध तथा कालक्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध रिकॉर्ड रखते हुए व्यावहारिक रूप से टेम्पर प्रूफ है। इसे क्रियान्वित करते हुए सरकारों को अधिक स्पष्ट रूप से जिम्मेदार तथा सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त ब्लॉकचेन सरकार को अधिक ईमानदार बनाने में सहायक है। एक लॉक ब्लॉकचेन बिटकॉइन के समान सभी सूचनाएं तथा डाटाबेस अस्थायी एवं सार्वजनिक रूप से इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करता है। इसे सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करता है। ब्लॉकचेन सरकारों को वित्तीय फंड गतिविधियों की ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान करते हुए किसी भी गबन हेतु राज्य तथा स्थानीय अभिकर्ताओं को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाता है। अब आगे देखिए ब्लॉकचेन जवाबदेहिता की सहायता से भ्रष्टाचार कम करता है। ब्लॉकचेन जवाबदेहिता की सहायता से भ्रष्टाचार कम करता है और बिचौलियों की भूमिका हटाता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार साइबर हमलों से अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु ब्लॉकचेन तकनीक आरंभ करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाबद्ध साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता के सभी विभागों में नई ब्लॉकचेन प्रणाली लागू करने में सक्षम हो गए। साइबर सुरक्षा के साइबर अपराधों की श्रेष्ठ प्रक्रिया आरंभ करने हेतु एक ही स्थान से सभी अकादमियों, कानून प्रवर्तन तथा अन्य क्षेत्रों को सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करेंगे। यह केंद्र अनुसंधान कार्य भी आरंभ करेगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कुछ कार्यालयों के कंप्यूटर को वानाक्राई नामक एक वैश्विक रैनसमवेयर वायरस ने ठप कर दिया। रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस को ब्लॉक कर देता है और इसे पुनः चालू करने के धन की मांग करता है। यहाँ एक नोट क्या है, देखिए नोट देखिए, टेक महिंद्रा तथा तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में देश के प्रथम ब्लॉकचेन जिले की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ब्लॉकचेन हेतु अपने प्रकार का पहला उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा। अब ब्लॉकचेन की संभावनाएं हैं। क्रिप्टो मुद्रा का गोपनीय संचार, सुरक्षित लागत प्रभावी और तेज बैंक लेनदेन, कानूनी दस्तावेज, स्वास्थ्य डेटा, नोटरी और व्यक्तिगत दस्तावेजों की सुरक्षा, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी वित्तीय सहायता का वितरण। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे आपको आगे क्या आगे आपको यहाँ पे है कि क्लाउड स्टोरेज आपको यहाँ देखिए डिजिटल पहचान, स्मार्ट संचार और डिजिटल वोटिंग। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के NIC ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE की स्थापना की है, जो ब्लॉकचेन को एक सेवा के रूप में प्रदान करेगा और हितधारकों को साझा शिक्षण, अनुभवों और संसाधनों से लाभान्वित करने की अनुमति देगा। अब देखिए उत्कृष्टता के विभिन्न सरकारी विभागों को शासन के विभिन्न आयामों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अवधारणाओं के निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे इस तरह के कुछ अनुप्रयोगों की बड़े पैमाने पर तैनाती हो सकेगी। दूसरा, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC एक मजबूत और चुस्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने के साथ उत्कृष्टता ब्लॉकचेन नेटवर्क की कुशल मेजबानी के रूप में BAS के रूप में भी प्रदान करेगा। अब आगे देखिए भारत में विनियमन नियम देखिए, भारत में वर्तमान बहस का दुर्भाग्य से व्यापार और अटकलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित है, जो मुख्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की क्षमता को समझने के
तंत्र के रूप एक प्रोत्साहन तंत्र के रूप में की मूल्य भारत रूप से परिष्कृत होती जा रही है। इस संबंध में भारत में साइबर कानून का पर्याप्त अभाव इस संबंध में भारत में साइबर कानून का पर्याप्त अभाव है। देखिए ऐसे देशों के पर्याप्त वैश्विक उदाहरण है देशों के पर्याप्त वैश्विक उदाहरण है जिनमें प्रौद्योगिकी को विनियमित करने में सतर्क कदम उठाए हैं और नवाचार को नुकसान पहुंचाए बिना अवैध गतिविधि को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब देखिए दुनिया भर में रेमडेसिविर का हम मामला देखिए दुनिया भर में आपके यहाँ पे आपको टॉपिक है दुनिया भर में देखिए रैनसमवेयर का मामला दुनिया भर में आपको रैनसमवेयर का मामला देखिए वारना कराई देखिए वारना कराई यहाँ देखिए वारना कराई तो WANNA वारना कराई एक रैनसमवेयर है जो 2017 के मई में कई कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैला था। विंडोज़ कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद विंडोज़ कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद यह पीसी के हार्ड ड्राइव की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है जिससे उपयोगकर्ताओं को उनका उपयोग करना असंभव हो जाता है। फिर उन्हें डिक्रिप्ट करने के बिटकॉइन में फिरौती भुगतान की मांग करता है। अब के पेटिया इसे 2016 में बनाया गया था। पेटिया एक रैनसमवेयर स्ट्रेन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर को संक्रमित करता है। देखिए रैनसमवेयर के अन्य रूपों की तरह पेटिया संक्रमित सिस्टम के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। आमतौर पर इसके हमलावर को फिरौती देने के बाद पीड़ित द्वारा एन्क्रिप्शन कुंजी प्रदान करने के बाद ही डेटा अनलॉक किया जाता है। पीड़ित द्वारा एन्क्रिप्शन कुंजी प्रदान करने के बाद ही डेटा अनलॉक किया जाता है। अब देखिए इटर्नल लवले देखिए आप इटर्नल ETRNALBLE बारह बजे सत्तर को दुनिया भर में वानाक्राई रैनसमवेयर अप्रकाशित कंप्यूटर पर हमला करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या आपको आगे है कि साइबर डोम परियोजना आप देखिए साइबर डोम परियोजना प्लस साइबर स्पेस में सार्वजनिक निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही लगातार परिवर्तित हो रही साइबर जगत में साइबर अपराधों की जांच करना तथा नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करना वर्तमान में कानून प्रवर्तन एजेंसियों IEA के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आपको है। आज के समय में साइबर अपराध आधुनिक तथा जटिल तकनीक का प्रयोग होता है। साथ ही इंटरनेट में गोपनीयता होने के कारण इन अपराधों तक पहुंचने इनकी जांच करने में पुलिस को अत्यंत कठिनाई होती है। अब साइबर स्पेस में बढ़ रहे अपराध तथा चुनौतियों से निपटने के केरल पुलिस ने साइबर डोम प्रोजेक्ट के तहत साइबर सुरक्षा तथा नवाचार के लिए टेक्नोपार्क परिसर केरल में उच्च तकनीकी केंद्र की स्थापना की है। अब के साइबर डोम के विषय में देखिए साइबर डोम के विषय में देखिए आपको साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का तकनीकी अनुसंधान एवं विकास से संबंधित केंद्र है। इसके अंतर्गत उत्कृष्ट साइबर सुरक्षा के साथ साथ प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए तकनीक आवर्धन की कल्पना की गई है। साइबर डोम सरकारी विभागों तथा एजेंसियों अनुसंधान समूह गैर लाभकारी संगठनों अनुसमुदायों नीतिगत हैकरों निजी संस्थानों के व्यक्तिगत विशेषज्ञ अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर जगत प्रदान करना है। इस केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित होगी। पहला, इंटरनेट की निगरानी। दूसरा, आभासी पुलिस की व्यवस्था। आपको फिर देखिए आभासी पुलिस व्यवस्था में सोशल मीडिया की भूमिका। आभासी पुलिस व्यवस्था में सोशल मीडिया की भूमिका। वास्तविक समय के आधार पर स्वचालित खतरों की निगरानी। वास्तविक समय के आधार पर स्वचालित खतरों की निगरानी। साइबर न्याय। आभासी अदालतें बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग प्रणाली। आपराधिक आशंका।
आपराधिक आशंका संबंधी सॉफ्टवेयर, आपराधिक आशंका संबंधी सॉफ्टवेयर, सुरक्षित देखिए सुरक्षित सर्फिंग ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन, सुरक्षित सर्फिंग ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन, बच्चों की पहचान संबंधित आवेदन, बच्चों की पहचान संबंधित आवेदन, छवि या इमेज, देखिए छवि या इमेज विश्लेषण के लिए एप्लीकेशन, छवि या इमेज विश्लेषण के लिए एप्लीकेशन, अवैध ब्लॉकिंग अनुप्रयोग तक पहुँच, अवैध ब्लॉकिंग अनुप्रयोग तक पहुँच, ऑनलाइन नेटवर्क जांच एप्लीकेशन, ऑनलाइन नेटवर्क जांच एप्लीकेशन, चोरी हुए वाहनों की डेटा जानकारी, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता आदि। अब के साइबर देखिए साइबर डोम के अंतर्गत देखिए साइबर डोम के अंतर्गत अनुसंधान विकास तथा विश्लेषण क्षेत्र के निम्नलिखित प्रभाग आते हैं। साइबर डोम के अंतर्गत अनुसंधान विकास तथा विश्लेषण क्षेत्र के निम्नलिखित प्रभाग आते हैं। देखिए मोबाइल तकनीक का प्रयोग कर साइबर न्याय के क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त करना। दूसरा देखिए सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर साइबर अपराध तथा अन्य अपराधों तक पहुँचना। सूचना तकनीकी संरचना का प्रयोग करके सूचना तकनीकी संरचना का प्रयोग करके पुलिस व्यवस्था की प्रभावकारिता को बढ़ाना। सूचना तकनीकी संरचना का प्रयोग करके पुलिस व्यवस्था की प्रभावकारिता को बढ़ाना। तंत्रीय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरल विश्लेषण। यहाँ देखिए साइबर डोम परियोजना की कार्यविधियाँ तथा संभावनाएं। देखिए यहाँ पर साइबर डोम परियोजना की कार्यविधियाँ तथा संभावनाएं आप देखिए। साइबर डोम ने साइबर निगरानी उपकरण विकसित किया है जो औद्योगिक जासूसी इंडस्ट्रियल एस्पिसनेज देखिए एस्पिसनेज के दोषियों का पता लगाने तथा दोष साबित करने का कार्य करेगा। साइबर डोम ने साइबर निगरानी उपकरण विकसित किया जो औद्योगिक जासूसी इंडस्ट्रियल एस्पिसनेज के दोषियों का पता लगाने तथा दोष साबित करने का कार्य करेगा। साइबर डोम सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पुलिस रणनीति में करेगा जिससे कि उन कट्टरपंथी समूहों पर नकेल कसी जा सके जो नेट का प्रयोग आपको चरमपंथी गतिविधियों में करते हैं। बल्कि साइबर डोम ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए एक गुप्त साइबर निगरानी तथा समावेशी कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य पुलिस तथा साइबर डोम इंटरपोल तथा गुमशुदा एवं शोषित बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICMC के साथ मिलकर बाल अश्लीलता अपराधों को रोकने का कार्य करेंगे। अब आगे इंटरपोल राज्य पुलिस को बच्चों के विरुद्ध इंटरनेट अपराध तथा बाल ऑनलाइन सुरक्षात्मक सेवाएं ICACCOPS कार्यक्रम के अत्याधुनिक साइबर जांच उपकरण प्रदान करेगा। यह उन व्यक्तियों की निगरानी करता है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क का प्रयोग करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी का व्यापार करते हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून प्रवर्तन में भी मदद मिलेगी। वर्ष 2017 में साइबर डोम ने तब एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जब इसने केरल सरकार को रैनसमवेयर वायरस के संभावित हमले के संबंध में पहले ही सचेत कर दिया। अब ब्लू हेल खेल के विरुद्ध प्रचार करने के लिए ब्लू हेल गेम ने कई युवाओं को आत्महत्या के प्रेरित किया था। देश में कुछ मौत भी हुई। इससे माता पिता की चिंताएं बढ़ी था। इस खेल को देश में सफलतापूर्वक प्रतिबंधित करने के केरल के मुख्यमंत्री ने भी साइबर डोम की प्रशंसा की। अब साइबर डोम की उपलब्धि आपको यहाँ देखिए साइबर डोम की क्या उपलब्धि है उसको देखिए। यहाँ पर 100 से अधिक वेबसाइटों की भेदता मूल्यांकन तथा प्रवेश परीक्षण VAPT का प्रदर्शन करना तथा उनकी सुविधा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वुलनेरेबिलिटीज के संबंध में रिपोर्ट देना। डार्कनेस यहाँ देखिए डार्कनेटस की निगरानी विश्लेषण तथा साइबर बुद्धिमत्ता के लिए आपको आधुनिक सोशल मीडिया का विकास करना। डार्कनेट एक आभासी निजी नेटवर्क है जो कि किसी जगह के अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करता है। देखिए जो कि यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों को नेटवर्क तथा IP पते को उजागर नहीं किया जाएगा। इन सूचनाओं को छिपाने का उद्देश्य न केवल यह है कि परस्पर संचार
भ्रष्टाचार स्थापित करे, बल्कि मुद्दा यह भी है कि कहीं इनमें परस्पर सूचनाएं परिवर्तित ना हो जाए। सदस्य नेटवर्क में सम्मिलित होते समय यह ध्यान रखते हैं कि कम से कम जोखिम पर उनके द्वारा दी गई सूचना या फाइल साझा हो। सदस्य नेटवर्क में सम्मिलित होते समय यह ध्यान रखते हैं कि कम से कम जोखिम पर उनके द्वारा दी गई सूचना या फाइल साझा हो। प्राइवेसी ट्रैकर के नाम से साझेदारी मॉडल के तहत एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जो कि फिल्मों की चोरी को रोकेगा। प्राइवेसी ट्रैकर के नाम से साझेदारी मॉडल के तहत एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो कि फिल्मों की चोरी को रोकेगा। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है कि आगे आपको यहाँ पर देखिए क्या आपको है 250 देखिए 250 से अधिक। अब आगे देखिए 250 से अधिक बार अश्लील पेज तथा साइटों को हटाया 250 में 250 से अधिक बार अश्लील पेज या एवं साइटों को हटाया गया है तथा अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन प्रणाली सुरक्षा एसओसी सिस्टम का विकसित किया गया जो कि सरकारी डिजिटल आधारभूत संरचना को सुरक्षित रखेगा। किड ग्लोब के नाम से सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पूरे राज्य में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम छात्रों, माता पिता, शिक्षकों के लिए आपको है। पुलिस साइबर प्रशिक्षण तथा 22 से का संचालन किया 22 का संचालन किया सोशल स्थिति को इंगित करने के मोबाइल सेल डाटा आधारित भू स्थानिक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी से 24/7 ओटीपी धोखाधड़ी निगरानी तंत्र विकसित किया गया। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी से 24/7 ओटीपी धोखाधड़ी निगरानी तंत्र का विकास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कुल 21 समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कुल 21 समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। फिर आपको देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए इसका निष्कर्ष यहाँ पर देखिए हाल ही में असम सरकार द्वारा साइबर चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साइबर डोम परियोजना का उद्घाटन किया गया। एक विश्लेषण प्रणाली सभी आधुनिक खुफिया विभाग द्वारा संचालित सभी कानून प्रवर्तन गतिविधियों का आधार होती है तथा सभी साइबर सूचना उद्देश्यों हेतु महत्वपूर्ण होती है। यहाँ देखिए एक विश्लेषण प्रणाली सभी आधुनिक खुफिया विभाग द्वारा संचालित सभी कानून प्रवर्तन गतिविधियों का आधार होती है तथा सभी साइबर आसूचना उद्देश्यों हेतु महत्वपूर्ण होती है। साइबर डोम विश्लेषण क्षमता आधुनिक तकनीक समायोजन पर आधारित है। इसमें कानून प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में पुलिस को वास्तविक मामलों पर आधारित परिदृश्यों तथा अनुसंधान और विकास में अंतर का सामना करना पड़ता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में पुलिस को वास्तविक मामलों पर आधारित परिदृश्यों तथा अनुसंधान और विकास में अंतर का सामना करना पड़ता है। तेजी से विकसित हो रही तकनीक के नकारात्मक पक्ष से निपटने के लिए तेजी से विकसित हो रही तकनीक के नकारात्मक पक्ष से निपटने के विशेषज्ञों की अपर्याप्तता। तेजी से विकसित हो रही तकनीक के नकारात्मक पक्ष से निपटने के विशेषज्ञों की अपर्याप्तता भारतीय पुलिस के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा है। सामान्य मानव श्रम बल की भर्ती करके विशेषज्ञता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्य मानव श्रम बल की भर्ती करके विशेषज्ञता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ सार्वजनिक निजी भागीदारी की सहायता से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः केरल की साइबर डोम परियोजना एक अच्छा सुझाव जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको देखिए अध्याय पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इस अध्याय के जो कुछ आपको प्रश्न होते हैं यहाँ पर बच गया उसको यहाँ पर हम
उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप इसके कुछ प्रश्न इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके में आपको जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी का 2018 में पूछा गया था कि हाल ही में कई बार चर्चा में रहने वाले शब्द वानाक्राई पेंटिया द इटर्नल ब्लू किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपको संबंधित है साइबर हमले से संबंधित है। देखिए हाल ही में आपको यूपीएससी प्री का 2018 में पूछा गया था। हाल ही में कई बार चर्चा में रहने वाला शब्द वानाक्राई पेंटिया द इंटरनल ब्लू किससे संबंधित है, आपको साइबर हमले से संबंधित आपको है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि आपको देखिए भारत में निम्न में से किसके या किनके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना विधित अधिदेशात्मक है या है। आपके यहाँ देखिए ये आपको हो गया। इसमें आपको 2 का आपको यहाँ पर देखिए डी, मतलब कि आपको 2 का डी मतलब 1, 2 और 3 सभी के लिए देखिए सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी और आपको डेटा सेंटर के लिए भी और कॉर्पोरेट निकाय बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत निम्न में से किनके या किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना विधित आदेशात्मक है। तो देखिए सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, डेटा सेंटर के लिए और कॉर्पोरेट निकाय बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए भी, मतलब 1, 2 और 3 सभी के लिए। 1, 2, 3 आपको सभी के लिए। यहाँ तक कि ये अध्याय नंबर 13 पूरी तरह से फिनिश, अध्याय नंबर 13 आपको पूरी तरह से फिनिश होता है।